हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स हीनिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय किस मानक उत्तर पर आधारित है, यानी कि द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन द मेरिडियन एट। ऑप्शन ए है कि 75 डिग्री 30 देशांतर पूरब, दूसरा कह रहा है कि 78 डिग्री 30 देशांतर पूरब, तीसरा कह रहा है कि 82 डिग्री 30 देशांतर पूरब और चौथा कह रहा है कि 85 डिग्री 30 देशांतर पूरब। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 देशांतर पूरब। जो भारतीय मानक समय है वो 82 डिग्री 30 देशांतर पूरब में अंतर पर आधारित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 देशांतर पूरब मानक उत्तर पर आधारित है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ? प्रयागराज के निकट जो मिर्जापुर है वहां से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की अंतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 देशांतर पूर्व। हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है, यानी व्हाट मेक्स डेज एंड नाइट्स द इंटरचेंज ऑफ सीजन पॉसिबल। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण, यानी कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। दूसरा कह रहा है कि क्रमशः पृथ्वी के परिक्रमण या घूर्णन, यानी कि रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तीसरा कह रहा है कि सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ ओनली। और चौथा कह रहा है कि सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण, यानी रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ओनली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, इनमें से क्या दिन और रात तथा ऋतु में परिवर्तन संभावित करता है? जब पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण होता है, यानी कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, इसी के कारण ऋतुओं में दिन और रात जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। तो पृथ्वी एकमात्र कौन सा ग्रह है? ऐसा जाना हुआ ग्रह है जिस पर जीवन को संभव है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसके कारण? जल की उपस्थिति होती है, इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। ये सूर्य के चारों ओर 29.8 किमी सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। तो कितने हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात की ऋतुएं होती हैं वो संभावित होती हैं, उनमें परिवर्तन। पृथ्वी जो होता है वो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिसे हम जाने हैं और इस पर जीवन है, इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। किसके कारण? जल की उपस्थिति के कारण। इसका एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा, और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और सूर्य के चारों 29.8 किलोमीटर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूम जाती है तथा वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय होगा। ऑप्शन ए है 2 PM, ऑप्शन बी है 10 PM AM, ऑप्शन सी है 2 AM और ऑप्शन डी है 10 PM। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 PM। ठीक है, जब पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूरब में 2 बजे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्याख्या कह रही है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात वे 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना होती है? 15 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूरब में कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 15 डिग्री में कितना होता है? 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में 15 दूनी 30, तो 2 घंटे हो जाएंगे। 2 घंटे यानी कि 12 से 2 यानी कि दोपहर के 2 बजेंगे। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन इंडिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आर्द्र
पर्णपाती वन, दूसरा कह रहा है शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा कह रहा है शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन। तो सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है कि केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है, और चौथा कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल पहला सही है। यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैसे वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। और क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण हिंद महासागर में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड आर, निम्न कथनों को पढ़िए। हमारा कथन कह रहा है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। और हमारा रीजन कह रहा है कि पृथ्वी की भूपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंड होने के कारण ये बड़े वनों का रूप ले लेते हैं। तो बताइए कौन सा सही है? पहला सही है और आर जो है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है कि आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है एक की। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा कह रहा है कि ये गलत है लेकिन आर सही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या है ये की। यानी कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवट्टे के तौर पर इसका प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ग्रेनाइट कैसी होती हैं? ठोस चट्टानें होती है तथा बिल्डिंग बनाने के लिए सजावटी और सिलवट्टे के तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं। और आर कह रहा है कि पृथ्वी की भूपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बने दानों का रूप ले लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और एक ही सही व्याख्या जो है वो आर की सही व्याख्या ए है। ठीक है, कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने में सजावटी व सिलवट्टे के तौर में प्रयोग में लाई जाती हैं। ग्रेनाइट कैसी होती हैं? ठोस चट्टानें होती हैं और बिल्डिंग बनाने में सजावटी तौर पर सिलवट्टे के प्रयोग में हम प्रयोग करते हैं। ग्रेनाइट मड़ी हुई दानेदार शिला है जिसका प्रमुख अवयव स्फटिक होता है। ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। ग्रेनाइट पाया यहाँ जाता है, पृथ्वी के हर एक भाग में पाया जाता है। भारत में भी ये प्रचुरता से मिलता है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया। तो विश्व का पहला मंदिर जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है वो है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। पृथ्वी की भूपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बने दानों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये और दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या है ये की। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। मानसून आर एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड्स। दूसरा कह रहा है कि मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। सीजनल विंड्स ब्लो इंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तीसरा कह रहा है कि स्थल व समुद्री समीरी स्थायी पवनों के उदाहरण है। लैंड एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट विंड्स। तो बताइए इसमें कि केवल ए सही है, दूसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, तीसरा कह रहा है कि बी और सी सही है, चौथा कह रहा है कि केवल ए और सी सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि केवल ए सही है। ठीक है, इसमें केवल एक ही सही है। अपनी व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि पवनें 3 प्रकार की होती हैं, प्रचलित पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। पवनें कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? पहली होती है प्रचलित पवन, दूसरी होती है मौसमी पवन और तीसरी होती है स्थानीय पवन। मौसमी पवन वह पवन है जिनके प्रवाहित होने की दिशाएं समय और मौसम के अनुसार परिवर्तित होती हैं। यानी कि मौसमी पवन वह पवन कहलाती है जब प्रवाहित होने की जो दिशाएं होती है वो समय और मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, स्थल, समुद्री व मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण है। कौन कौन से? स्थल, समुद्री और मौसमी मानसूनी पवनें जो होती हैं वो मौसमी पवनों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यानी संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कह रहा है कि जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। वाटर वेपर कंडेंसेस टू ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। दूसरा कह रहा है कि जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। व्हेन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन।
तीसरा कह रहा है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि केवल ए और बी सही है, दूसरा कह रहा है कि बी और सी सही है, तीसरा कह रहा है कि ए और सी सही है, चौथा कह रहा है कि ए बी और सी सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं? गैस से जब द्रव बनता है तो वह परिघटना संघनन कहलाती है। संघनन तब होता है जब औष्णांक हिमांक बिंदु से कम या ज्यादा रहता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पन से विपरीत होती है। प्राय जल चक्र के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। आकाश में उड़ता हुआ एक जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, इसलिए संघनन के संदर्भ में ए और बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊंच सहतूस के लिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है इट इज लाइट इन वेट, या ये वजन में हल्का होता है। दूसरा कह रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली वार्म, ये अत्यधिक गर्म होता है। तीसरा कह रहा है द एनिमल इज फाउंड इन लार्ज नंबर, ये जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। पहला है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा है कि पहला और तीसरा सही है, तीसरा है कि दूसरा और तीसरा सही है, चौथा है कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि पहला और दूसरा सही है। ठीक है, यानी कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन सहतूस के लिए किया जाता है। तिब्बती एंटीलोप का शिकार किसके लिए किया जाता है? इसके ऊन सहतूस के लिए किया जाता है क्योंकि ये वजन में हल्का होता है, था ये अत्यधिक गर्म भी होता है। वजन में कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और ये अत्यधिक गर्म भी होता है। ये पूर्वोत्तर तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। उनका शिकार उनके बेहद गर्म, नरम तथा हल्के अंडरफर के लिए किया जाता है जो आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। सहतूस साल पारंपरिक रूप से भारत में शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते हैं तथा एक साल बनाने के 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का अंडरफर प्रयोग होता है। तो क्या होता है कि ये शादी के तोहफे पर प्रयोग दी जाती है और ये साल बनाने में 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का अंडरफर होता है वो प्रयोग होता है। ठीक है, हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। पहला है कि संसाधन असीमित होते हैं, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। दूसरा कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट रिप्लेनिश्ड क्विकली एज कंपेयर्ड टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसमें बताइए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनना है। तो पहला कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, दूसरा कह रहा है कि और बी आर फॉल्स, दोनों गलत है, तीसरा कह रहा है कि पहला सही है लेकिन बी गलत है, और चौथा कह रहा है कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाए, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, यानी कि ये गलत है और बी सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि नवीकरणीय संसाधन में संसाधन है जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जाता है, यानी कि ऐसे संसाधन जिन्हें हमने एक बार प्रयोग कर लिया उसके बाद हमने पुनः प्रयोग कर सकते हैं तो वह संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन को हम नव्य यानी कि नए संसाधन भी कह सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। कौन कौन से? हमारी सौर ऊर्जा, हमारी पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित नहीं होता है, यानी वे संसाधन जो पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ये होते हैं कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, इसीलिए कथन ए गलत है जबकि बी सही है। हमारा 25वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि what will be the sequence of the process of taking out minerals from rocks it you move from its surface to inner layers, यानी कि सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक पहुंचते हैं, यानी कि आंतरिक तह तक पहुंचते हैं उसकी पृथ्वी की सतह से। कौन सा सही क्रम होगा? ऑप्शन ए है ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि विवृत खनन, ऑप्शन बी है शाफ्ट माइनिंग यानी कि कूप के खनन, ऑप्शन सी कह रहा है आखनन यानी कि कॉयरिंग। तो चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है सी ए बी, दूसरा है ए सी बी, तीसरा है ए बी सी और चौथा है बी ए सी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी कि CAB। सबसे पहले हमारा क्या होगा, कॉयरिंग यानी कि आखनन होगा, फिर हमारा विवृत खनन यानी ओपन कास्ट माइनिंग होगा, और फिर हमारा क्या होगा, कूपकी खनन यानी कि शाफ्ट माइनिंग होगा। यानी सबसे पहले हमारा आखनन होगा, नंबर 2 पे हमारा ओपन कास्ट माइनिंग होगा, नंबर 3 पे होगा कूपकी खनन। तो इनका सही क्रम होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि आखनन, विवृत खनन और कूपकी खनन ये सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम है जो पृथ्वी की सतह से उसके आंतरिक तहों तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं, उनके आंतरिक तहों में, पृथ्वी की सतह से। ठीक है, हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, दे आर एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। दूसरा कह रहा है कि तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ क्विक रिजनरेशन। तीसरा कह रहा है कि इसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है, और चौथा कह रहा है कि सभी सही है, पहले दूसरे और तीसरे। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों ही इसमें सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्न कथन सही है, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, ये तीव्र पुनर्जनन क्षमता वाले क्षेत्रों से क्षेत्र प्रचलित होते हैं, ये कृषि प्रणाली के कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाने जाते हैं। किसने जाने जाते हैं, कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाने जाते हैं। यह कृषि अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है ये कृषि फेमस है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप कक्षा में प्रेरी और बेल्ट पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे। इफ यू आर डिस्कसिंग पेरीज एंड बेल्ट्स इन द क्लास ऑन अ वर्ल्ड मैप विच रीजन विल यू मार्क। ऑप्शन ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्रमशः, दूसरा कह रहा है दक्षिण अमेरिका और कनाडा क्रमशः, तीसरा कह रहा है कि अमेजन बेसिन दक्षिण अफ्रीका क्रमशः, और चौथा कह रहा है कि कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, कनाडा और साउथ अफ्रीका क्रमशः। ठीक है, अगर हम कक्षा में प्रेरीज और बेल्ट पर परिचर्चा करें तो विश्व मानचित्र हम किसको अंकित करेंगे, प्रेरीज सबसे पहले होता है कनाडा में और बेल्ट होता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी व्याख्या क्या रही है, अगर आप कक्षा में प्रेरी और बेल्ट पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र को अंकित करेंगे। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बे मैदान के उदाहरण है। ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार होने के कारण ये मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इस घास के मैदानों को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पंपास तथा दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, यूरेशिया में स्टेपिस तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कहाँ क्या कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेरीज, अर्जेंटीना में उरुग्वे, ब्राजील में पंपास, दक्षिण में बेल्ट, यूरेशिया में स्टेपिस और ऑस्ट्रेलिया में से डाउन्स कहते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टीरियोटाइप, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण और क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम एज ए यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज हर ओवन स्पेशल क्वालिटी और स्किल। दूसरा कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। स्टीरियोटाइप्स फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पैटर्न और टाइप। तीसरा कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कार्यों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस as they give us opportunities to do certain things we are good at। ठीक है, तो बताइए इसमें से सही विकल्प ऑप्शन चुनना है। तो पहला कह रहा है कि केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि केवल ए और बी सही है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है
कि रूढ़िबद्ध एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही कथ्य अब सिद्धांतों पर विश्वास करती है, ठीक है, और उसी को स्वीकार करती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं कि हमने बहुत समय से ये सुना है कि घर में खाना मम्मी बनाएंगी और पापा बाहर काम करेंगे, और ये बहुत समय से चलती आ रही है, तो ये रूढ़िवादी हैं, ठीक है, सब लोग उसी पर विश्वास करते भी हैं। रूढ़िबद्ध परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वह पहले से बनी परंपरा पर ही विश्वास करता है। अगर सडनली कोई परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि मम्मी बाहर जाती हैं और पापा घर में खाना बनाते हैं, तो इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खींचे में जड़ देती है, यानी सब एक ही जैसे हैं, सबको बहुत दिनों से धारणा है, उस पर विश्वास करेंगे, उस पर ये खींचे में जड़ देती हैं। साथ ही रूढ़िबद्ध धारणा हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण और क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती है। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में और भी सही है, यानी किसी के पास कोई विशेष गुण होते हैं, यानी कि पापा जो है वो किचन में एक्सपर्ट है तो वो शेफ बन सकते हैं, कि हमने पहले से धारणा बनानी की है कि पापा तो सिर्फ शेफ नहीं बन सकते, कि लड़के कभी खाना नहीं बनाते, तो ये हमें ये सारे जो उनके गुण है वो देखने से हमें रोकती है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। आइडेंटिफाई द एरियाज फ्रॉम दोज गिवन बिलो विच हैव नोटेबल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ अरबी एंड चाइनीज ट्रेडर्स इन द पास्ट। ऑप्शन ए है पंजाब और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल और लद्दाख, तीसरा है असम और हरियाणा, और चौथा है गुजरात और तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, केरल और लद्दाख, ठीक है। केरल और लद्दाख वे क्षेत्र हैं जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है, याद रखना। हमारी व्याख्या कह रही है कि केरल और लद्दाख ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अतीत के आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख क्या है? जम्मू और कश्मीर के पूर्व में जो पहाड़ियों में बसा क्या है? एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत कहते हैं, ठीक है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुंचा था। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किया जाता था। वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। उन्हें चीन वाला कहा गया, चीना वाला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीनी मछली पकड़ने के लिए आए थे उनके जाल इस्तेमाल करते थे। वे चीनी जालों से कैसे मिलते थे? सेम थे, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू मिलते थे, इसीलिए उन्हें क्या चीना वाला कहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश के द्वारा होता है। पहला कह रहा है कि मंत्रियों और उनके मुखियों की परिषद यानी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर हीड। दूसरा कह रहा है हेड, और दूसरा कह रहा है कि योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन बाय एलिजिबल सिटीजन्स। तीसरा कह रहा है कि निर्वाचित मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। और चौथा कह रहा है कि पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूडिंग पंचेस। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट रूप से करेंगे और निर्वाचक मंडल के माध्यम से करेंगे, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। इसमें कौन रहता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग ईसी द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा संसदों के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। तो कैसे निर्वाचक मंडल बना होता है? संसद के उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दो ही केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, दिल्ली जो कि भारत की कैपिटल है और पुडुचेरी, ठीक है। इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है।
नोट करने के लिए कह रहा है आर्टिकल 54 और 55। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा 54 में, क्या उसकी प्रक्रिया है वो 55 में है। ठीक है, ये थे हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके पहले मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, CDP की, मैथ की, EVS की, पैडागोजी की। अगर आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए सारे मुख्यमंत्री जो नए नियुक्त हो गए हैं उनके नामों के बारे में जानने के, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए, सभी करंट अफेयर्स के लिए अभी हम स्टूडेंट्स इन अकेडमी 1 2 3 से हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।